प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी। आज इस कार्यक्रम में हम फिर से एक नई किताब लेकर आए हैं और ये कार्यक्रम जो है ये किताबों का कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग विषयों की किताबों पर चर्चा करते हैं और उन चर्चाओं में उन लेखकों को बुलाते हैं जिन्होंने वो किताब लिखी है। तो इस बार जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं उन्हें लिखा है देवकीनंदन गौतम ने, जो बिहार के एक्स डीजीपी रह चुके हैं और उन्हें पुलिस प्रशासन का एक लंबा अनुभव है। उनकी एक नई किताब आई है, अग्निपथ से न्यायपथ। तो इस किताब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से समझेंगे कि उनके अनुभव क्या रहे इस दौरान और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रही, उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट के इस कार्यक्रम में। तो सर, मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि इस किताब का जो टाइटल है, जो शीर्षक है अग्निपथ से न्यायपथ, ये आपने क्यों रखा और इसके पीछे का क्या कारण था और आपका सफर जो है, क्या उस सफर को ये ठीक तरीके से दर्शाता है ये शीर्षक? पुलिस सेवा का कार्य वैसे भी एक संघर्ष का कार्य है। इसमें बहुत सारी डायलेमाज आते हैं। नीचे से भी प्रॉब्लम होती है, ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिस तरह से मेरी नैतिकता का निर्माण हुआ, जिस तरह से मेरे आचरण की संरचना हुई, जिस तरह से मेरे विचारों का मेरे अंदर आना शुरू हुआ, जी। वो संघर्ष के माध्यम से आया और ये निरंतर संघर्ष रहा। उस संघर्ष ने मुझे ये सिखाया कि जो साधनहीन हैं, गरीब हैं, शक्तिहीन हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती जी। और उन समस्याओं में मैं उनकी क्या सहायता करूंगा। इस मिशन के साथ मैं पुलिस सेवा में आया। इसलिए पुलिस सेवा मेरे लिए नौकरी नहीं थी, गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, एक मिशन था। मिशन तो मेरा जीवन का और ऊंचा था, लेकिन जब मैं पुलिस में आया, जब मुझे चॉइस हुई कि मैं किस सेवा में जाऊंगा, तो मैंने उसका चुनाव किया कि यदि एक पीड़ित एक व्यक्ति को भी मैं न्याय दिला सका तो मेरा जीवन सार्थक होगा। जी सर। ये रास्ता कांटों भरा नहीं, बल्कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी। इसमें ऐसे ही चलना होता है। और जब आप सही रास्ते पे चलते हैं, उसमें न्याय हमेशा आपका गंतव्य रहता है कि आपको चाहे जितना झुलसना पड़े, जितना जलना पड़े, परेशानी हो, न्याय का बिंदु आपके सामने रहेगा, वो आपका टारगेट रहेगा। उसके लिए आपको जो करना पड़े वो करना होगा, जो बलिदान देना पड़े वो बलिदान देना होगा। हो सकता है इसके लिए आपको अपने से ऊपर वाले की अवहेलना झेलनी पड़े, अवज्ञा करनी पड़े, प्रताड़ना हो, कार्रवाई हो, और अगर आप बदकिस्मत ज्यादा हैं तो डिसमिसल्स भी हो सकते हैं। जी। मैं खुशकिस्मत रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये उस संघर्ष की कहानी है जो हर आम आदमी, हर साधनहीन, शक्तिहीन आदमी जाता है और चलता है, जिस रास्ते से उसको चलना पड़ता है। मैं उनको बीच रास्ते में जाके मिला, जो अग्निपथ पर अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं। जी। जिस तरह से मेरी यात्रा रही, मैंने चल करके उनका साथ निभाने की कोशिश की और न्याय पथ पर हम दोनों मिलकर के साथ चले। साधनहीन, शक्तिहीन, और मुझे जो ईश्वर ने शक्ति दी थी, जो सत्ता में दखल दी थी, हम दोनों मिलकर के उस अग्निपथ से न्याय पथ की ओर चले। इसलिए इसको शीर्षक रखा गया, इसका नाम रखा गया।
जी सर। सर, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पाया कि आप बुंदेलखंड रीजन से आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़े इलाकों में से आता है, और बहुत सारे वहाँ पे चैलेंजेस हैं काम को लेकर। वहाँ पानी की समस्या है और भी कई सामाजिक जो है वहाँ चिंताएं हैं, परिस्थितियां हैं। लेकिन उस क्षेत्र से आकर जब आप बिहार कैडर में आते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर आप मसूरी तक जाते हैं। और आपने उस पूरी घटना का आपने जिक्र भी किया है कि जब आप दिल्ली की आईएसबीटी से आप गाड़ी पकड़ते हैं और देहरादून के रास्ते मसूरी जाते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर आपके लवासना तक जाने का जो वो सफर है, आपने कब सोचा कि आपको भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपको आना चाहिए? तो इस पूरे चीजों के बारे में हमें थोड़ा बताइए विस्तार से। मैंने जब इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, जी तो जैसा कि उस हमेशा रिवाज रहा है कि लोग आईआईटी की तरफ भागते हैं, जी मैंने भी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा दी और बड़ी खुशकिस्मती से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जी उस समय तो बुरा लगा था, लेकिन मैंने उसमें ईश्वर का एक संवाद समझा कि बेटा, तुम इधर जाने के लिए नहीं आए हो, तुम प्रशासनिक सेवा में लोगों की सेवा करने के लिए आए हो। 4 साल की इंजीनियरिंग में जीवन बर्बाद मत करो, 2 साल की बीएससी डिग्री करो और प्रशासनिक सेवाओं में चले जाओ। तब फैसला हुआ कि अब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाऊंगा। उन दोनों अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट पास किए हैं, दाखिला हो जाता था। जी बट मेरी चॉइस बहुत क्लियर हो गई और उसी समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने नाम लिखाया तो उद्देश्य स्पष्ट था। उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था। जी मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मुझे उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग में मैं साधनहीन शक्तिहीन लोगों की सेवा कर सकूं, जी उनके काम आ सकूं। अब जैसे आगे चीजें चली, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वो रास्ता मेरे लिए ऊपर वाले ने निर्धारित कर दिया। रास्ता मेरा बदल गया। जी प्रारंभ में जब जूनियर हाई स्कूल में बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जब हमारे पंडित जी का जिन्होंने मैंने जिक्र किया है, जिनको डबल काला पानी की सजा हुई थी, जी तो उस समय बहुत क्लियर था कि मुझे राष्ट्रीय परिदृश्य पर कुछ करना है जी जिसमें लोगों की सेवा करूं। जी अब ऐसा हुआ कि वो परिदृश्य तो बदल गया, मंच मेरा छोटा हो गया, दिल छोटा नहीं हुआ, मन छोटा नहीं हुआ, और उसी जज्बे के साथ काम किया जो देश सेवा के लिए काम किया जाता है। मैं किसी सरकारी सेवा को नहीं कर रहा था। तो सर, जो आपने ये जो घटना बताई, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, तो जब आप पुलिस सेवा में आए बिहार कैडर में होकर, तो उसके बाद आपने इन चीजों को कैसे बदला? क्या आम आदमी, वहां का जो आम जनता थी वहां की, वो ठीक तरीके से न्याय पा पाई? क्या आपने उन चीजों को बदला जिन चीजों को आपने अपने बचपन में भोगा था, या जिन चीजों को देखकर आप आगे बढ़े, आप ने उन चीजों को आप बदल पाए कि जब आप प्रशासनिक सेवा में, आप पुलिस सेवा में शीर्ष पदों पर भी रहे, और 2008 में आप डीजीपी भी बने बिहार के? देखिए, ऐसा करने का आदमी ईमानदार और निष्ठापूर्वक प्रयास करता है जी कि बिल्कुल। अपना 100% दे। जी वह प्रयास मैंने किया और मैंने देखा कि कैसे किया जा सकता है, ये जी संभव है। पहली चीज ये है कि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी आपसे मिल सके। जी बिल्कुल। जब वो आपके कार्यालय में आए तो आप उससे मिलें। जी ऐसा नहीं कि उसको 10 बार लौटना पड़े, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो ये मेरा पक्का उसूल था कि कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा, अगर मुझसे बुजुर्ग है तो मेरे पिता जैसा है,
जी। मेरे आयु जैसे बराबर है तो मेरा भाई है, कोई महिला है तो मेरी माँ या बहन। मैं उसी का स्वरूप देखता था, अपने गांव घर का, परिवार का स्वरूप उसमें देखता था कि इसकी तकलीफ दूर करनी है। पहली बात तो ये है कि हर आदमी को एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपसे मिल सके, जी। कभी भी मिल सके। दूसरी चीज जो मैं हमेशा करता था, ऑफिस में आने वाली हर चिट्ठी को, आम आदमी की हर डाक को, हर चिट्ठी को, पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय है, लिफाफा है, वो मैं खुद पढ़ता था, चाहे जितनी बड़ी डाक हो, भले ही वो 100 रिसीट हो, 200 हो, 300 हो, मैं उनको पढ़ता था। एक डायरी रखे था, उस डायरी में उनको नोट करता था, जी। उन प्रॉब्लम्स को। थाना वाइज मैंने इंडेक्स बनाया हुआ था, और हर तीसरे चौथे दिन में थाना जाता था, उसको फिजिकली जमीन पर देखता था, उस आदमी से संपर्क करता था। यानी वो आदमी आपके पास आए और तब आप उसकी बात सुनेंगे, ये प्रशासन का रवैया, तरीका गलत है। हमें उसके द्वार पे जाना है। जी। हाँ, बहुत लोग तो ऐसे हैं, मेरी पहली पोस्टिंग मधुबनी जिला में थी, जी। इतनी गरीबी है। पहला सब डिवीजन मेरा झंझारपुर था, वो आदमी आएगा कैसे मेरे पास? जी। वो तो भूखों मर रहा है। सरकार ने मुझे गाड़ी दी है, सुविधा दी है, तो मुझे जाना होगा उसके घर पे। तो गांव गांव, जगह जगह जाते थे, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जहां रहा, पब्लिक ने मुझे अपार समर्थन और प्यार दिया। आदमी कानून के लिए नहीं है, कानून आदमी के लिए, जी। और इसका उद्देश्य न्याय दिलाना है। बहुत बार हमारे यहाँ हमको प्रक्रिया फॉलो करना है। कानून ठीक है, आपको लॉ अपहोल्ड करना है, वेरी फाइन, कानून को अपहोल्ड करना है, ओके। जी। लेकिन आप इस तरह अपहोल्ड कीजिएगा कि उससे न्याय की हत्या हो जाए, तो कोई मतलब हुआ? इसीलिए जब प्रारंभ में मेरी एक पहली घटना मैंने आप उस पुस्तक में वर्णन किया है, एक डकैती का केस हुआ था जी। लौकी डिस्ट्रिक्ट, लौकी थाना में। मुझे खबर मिली, मैं वहां गया, उसका वर्णन मैंने उस किताब में किया है। जी। वहां देखा एक आदमी जिस घर में डकैती हुई थी, किनारे पे बैठा हुआ है चुपचाप। मैंने उससे पूछा, भाई क्यों बैठे हुए हो? उसने कहा, मुझे दरोगा जी ने यहाँ बैठने को कहा है। तो मैंने दरोगा जी को कहा, तो दरोगा जी बोले कि सर, ये डकैती में शामिल था, इसके पास से लूटी हुई थाली बरामद हुई। थाली मैंने देखी और थाली की पहचान परेड कराई गृह स्वामी से। जी। वो बोला, सर ये मेरी थाली ही नहीं है, बहुत छोटी थाली थी। बोले, इतनी छोटी थाली मेरे घर पे है ही नहीं। वो इतना, फिर मैंने पूछा, भाई ये थाली लेके तुम कहाँ आए थे? वो बोला, सर मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए दवा लेने जा रहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस थाली को गिरवी रखूंगा तब मुझे दवा मिलेगी। आप अंदाज कीजिए जी। कितनी भयानक गरीबी। अब ये आदमी, इसको हमारे पुलिस वाले डकैती केस में जेल भेजने वाले थे। उसकी पत्नी घर पर बीमार पड़ी हुई थी, उसको पता तक नहीं चलता कि उसका पति आज तक घर से, वहां जेल से लौटा क्यों नहीं। जी। सुना होगा, यदि आपने, हमारी जो परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो अपने भाषण में कहा कि कितने गरीब ऐसे पड़े हुए हैं जेलों में जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। तो ये, खैर, मैंने उसी समय उसको मुक्त किया, और मुझे लगा चलो, मैंने पुलिस सेवा में योगदान देकर के अच्छा काम किया। एक जिंदगी बची, उसकी पत्नी की जिंदगी बची, जी। और मेरे लिए ये मिशन बहुत क्लियर हो गया कि
मुझे लोगों के द्वार पे जाकर के न्याय देना होगा। वो गरीब आदमी मेरे घर नहीं आ पाएगा। अगर मैं वहां नहीं गया होता तो वो तो जेल जी में होता, और मैं सुपरविजन करने जाता, बहुत खुश होता, दरोगा जी ने डकैत पकड़ लिया, लूट की प्रॉपर्टी भी बरामद कर ली, हो सकता है दरोगा जी को मैं रिवार्ड दे देता कि भाई ये तो जी पुरस्कार के लायक काम किया है। बिल्कुल। जिस काम के लिए तिरस्कार होना चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, ये हमारे सिस्टम में यही सब टॉपसी टर्वी हो रहा है। और सर इसी बिल्कुल से न्याय। रिलेटेड और सर इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल भी है कि जी आपका जी। बिहार में पुलिस सेवा में एक लंबा अनुभव रहा है। 1974 से लेके 2009 तक आप लगभग आपने कार्यरत रहे आप उस दौरान। और उसी दौरान जब देखा जाता है बिहार की छवि भी एक तरीके से बनी कि क्राइम जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहा, खासकर 80 90 और 2000 का दशक। और आपने उसी दौरान अलग अलग सरकारें भी रही। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल, और फिर जनता दल यूनाइटेड, और फिर राष्ट्रीय जनता दल, इनकी भी सरकार रही नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो इन अलग अलग सरकारों के दौरान जब आप काम कर रहे थे तो अलग अलग सरकारों के दौरान काम करने की क्या चुनौती रहती है एक पुलिस ऑफिसर को? और जब बिहार अपने क्राइम पे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था, उस दौरान के आपके क्या अनुभव थे? उस दौरान कैसी चुनौतियां आपके सामने आई काम करते हुए? अब देखिए, अलग अलग सरकारों के अलग तरह के तेवर होते हैं। जी मुख्यमंत्री की अपनी विचारधारा होती है, अपना सोच विचार होता है, जी चुनाव लड़ने की रणनीति होती है। एक ट्रेंड जो मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूं, जब मैं यहाँ आया, उन दोनों कांग्रेस की सरकारें होती थी, जी यहाँ जो आपराधिक गिरोह थे, कहीं पे मैंने जिसका जिक्र भी किया है, उनकी सहायता चुनाव में ली जाती थी। उन्हें जी प्राय ठेके दिए जाते थे बूथ कैप्चरिंग के लिए, और ये निर्भर करता था कि अगर कोई टफ अफसर है तो उसको रोकने की कोशिश करता था। एक इंडिविजुअल मैटर है। और कुछ हमारे ऐसे भी अफसर थे जिनका कार्य बूथ कैप्चरिंग को फैसिलिटेट कराना था, कुछ लोगों को जिताना होता था। ये हर तरह के जीव जंतु रहे हैं इसमें। तो जी ये था, धीरे धीरे इन अपराध में लिप्त लोगों ने ये बात उनकी समझ में आई कि अरे हमारी मदद से ये बंदे विधायक हो रहे हैं, हमारे कंधे पे बैठ करके सदन में जा रहे हैं, तो हम स्वयं क्यों नहीं? जी बिल्कुल। तो फिर वो मैदान में कूद पड़े, और उसके बाद तो मैदान में जो गिनती उनकी बढ़नी शुरू हुई। अब आज अब बहुत पहले की बात, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, नहीं कई साल हो गए, 20-25 ज्यादा साल हो गए होंगे, जब मैंने देखा राज्यसभा की सदस्यता का शपथ समारोह हो रहा था। जी उसमें उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली, बहुत सारी हत्याओं में जिनके नाम आए हुए थे, सब कोई जानता था, कुख्यात थे, और उसी रो में हमारे भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दोनों लोगों ने एक साथ शपथ ग्रहण की। तो मैंने लोकतंत्र को सलाम किया कि वारे लोकतंत्र, तू बाघ बकरी सबको एक साथ पानी पिला दे रहा है, जी सारे एक घाट पे आ रहे हैं। तो अब ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत सारे तो रहनुमा ऐसे हैं जो अपराध कर्मियों का पोषण करते हैं। जी एक बिल्कुल। घटना का जिक्र मैंने किया हुआ है, जब मैं डीआईजी शाहाबाद रेंज था, एक बच्चे का किडनैपिंग जो वहां हुआ, जी और किडनैपिंग करने वाले को वहां के थाना प्रभारी ने पकड़ा, पूरे गैंग को उनको फॉरवर्ड किया, और उस पुलिस अफसर का उसी दिन सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां के पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश हुआ कि इस गैंग को लग भिड़ करके जमानत पर छुड़वाया जाए।
और बाद में इस तरह के मामलों का कनेक्शन जो यहाँ मुजफ्फरपुर का मेधा घोटाला था, वो शायद आपको याद ना आए अब, लेकिन जो लोग बिहार के वो जानते हैं, उससे सीधा कनेक्शन पाया गया। तो ये मैंने जब उस अफसर को बुला करके कहा कि मैं इस पे प्रतिवाद करता हूं, तुम थाने में रह जाओ, मत जाओ सीआईडी, उसको आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़ के कहा, सर आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, आप नहीं जानते हैं ये लोग कैसे लोग हैं, ये मेरी हत्या करा देंगे, मुझे जाने दीजिए, कम से कम मैं सुरक्षित तो रहूंगा। जी। अब ये एक पुलिसकर्मी को शासन व्यवस्था से अपनी जान पे खतरा हो गया था, नौकरी का छोड़िए। तो ये इस तरह से कानून ने और न्याय की व्यवस्था ने ये लंबी यात्रा डाउन दी हिल, बड़ी स्टीप, ये नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जो इसने की है, और आज तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। जिस समय 2009 के बाद जब आप रिटायर हुए 2009 में, तो उसके बाद से लेके अभी तक लगभग 13-14 साल का जो लंबा अंतराल हो चुका है, तो इसमें इन चीजों में कुछ बदलाव आपने देखा कि संवैधानिक व्यवस्था में कुछ चीजें बदली, या जो पुलिस में ही जो रिफॉर्म्स हैं वो कुछ हुए, जो आपके समय चीजें जो चिंताएं थी, परिस्थितियां थी, वो क्या बदली? तो जब आप रिटायरमेंट के बाद में, जब आप उस व्यवस्था से बाहर निकल के सारी चीजें देख रहे थे, तब आपने कुछ बदलाव देखे, या पूरा का पूरी व्यवस्था उसी ढर्रे पे चलते हुए आप देख रहे हैं? मैं जब सेवा में था तब भी मैं अपने गांव जाता था रेगुलर, जी। तो कुछ ना कुछ मुझे व्यवहार का, स्थानीय जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका पता रहता था। जी। रिटायरमेंट के बाद भी मैं गांव आता जाता रहता हूँ, अभी हाल में गया था, और यहाँ भी लोग मुझसे मिलते हैं। ये पूरी यात्रा ढलान की तरफ हुई है, भयंकर। आज हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि आपको कहीं किसी केस में अगर कोई फंसा दे, 4 धाराएं आप पर लगा दे, आप भागते रहिए, आपको बचाने वाला कोई नहीं। जी बिल्कुल। इतना मुश्किल काम हो गया है, आम आदमी की जिंदगी में बहुत ही कठिन समय आ गया है। और ये लोकतंत्र जो है, इसको ये लोकतंत्र हो गया है, ये जी। दिखाई नहीं देता है, अभी लोप हो गया है। यहाँ तो आप देखिएगा, बड़े बड़े बाहुबलियों को वीआईपी रिसेप्शन होता है, जी और जो बिल्कुल। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनके साथ मिलके गलबहियां, आपने देखा है, रोज फोटो देखते हैं आप। तो जी पहले बिल्कुल। पुराने समय में तो थोड़ा सा मर्यादा भी लोग रखता था, बैकग्राउंड में रखता था कि भाई पर्दे के पीछे रहो। जी। धीरे धीरे इन्होंने ये मंच शेयर करने लगे, और ये मेन स्ट्रीम तो में आते चले गए। अब तो मेन स्ट्रीम वही हो गए हैं। जी। बाकी जब हम सर्विस में आए तो तब भी थाना पर बड़े भले लोगों का कुछ था, मान था, बड़े लोग बैठते थे, जाते थे, उनको पूछ थी, थानेदार उनको बुला के पूछता था, इलाके का हाल पूछता था। आज थानों में चले जाइए, आपको गुंडे मवाली बैठे मिलेंगे। और गुंडे मवाली क्यों बैठे मिलेंगे? क्योंकि वो राजनीति में आ गए हैं, जी अब बिल्कुल। उनकी हैसियत हो गई है, वो जाकर के बड़े बड़े दरबारों में बैठते हैं। तो ये रिफॉर्म की बात, पुलिस रिफॉर्म इतना भारी मजाक है। किस रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म को लेकर के वो चला, उस पर आदरणीय प्रकाश सिंह साहब की एक किताब भी आई है। जी बिल्कुल। जब मैं यहाँ डीजी था 2009 में वो यहाँ आए भी थे, मैंने उनसे कहा, सर आप किस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? हम जब नौकरी में आए तो हमारा मिशन था कि हर आदमी की एफआईआर दर्ज हो, और आज भी ये ड्रीम बना हुआ है जी बिल्कुल। कि सही धाराओं में दर्ज हो, आदमी को हरेसमेंट नहीं हो। तो अगर बेसिक काम नहीं आदमी कर रहा है
किस रिफॉर्म की बात हो रही है? जी। कौन आकर के हमको रिफॉर्म करेगा? कोई आकर के हमारी शकल पर स्नो पाउडर लगा के रिफॉर्म करेगा? तो ये पूरा अप्रोच विचित्र टाइप का अप्रोच है। जी, और अभी तक व्यवस्था भी उसी तरीके से काम कर रही है। और सर मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि जब 2008 में आपके पास आरसीपी सिंह का फोन आता है, जो मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं पर्सनल, और आपको कहा जाता है कि अब आप बिहार के डीजीपी होंगे और सारी कमान आप संभालेंगे। उसके बाद उसी साल बिहार अपने इतिहास के सबसे बड़े भीषण बाढ़ की चपेट में आता है, और उसका आपने जिक्र भी अपनी किताब में किया है कि उस समय आपके रहते हुए कैसे काम हुआ और काफी हद तक इसको पार पाया गया। तो उस दौरान के आप अपने अनुभव बताइए कि 2008 पे बाढ़ में आपकी क्या भूमिका रही, उस दौरान राहत के कार्यों में क्या भूमिका रही, और कैसे चीजों को आपने थोड़ा सा मिनिमाइज किया। पहले तो मैं तथ्यों को थोड़ा सही कर दूं। जी। मुझे आरसीपी का फोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। जी। 2008 में तो मैं गया और मुख्यमंत्री जी से फिर मेरी भेंट हुई। जी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप वो बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आई विल नॉट लेट यू डाउन। उसके बाद बोले कि अच्छा आपने क्या सब सोच रखा है? जी। मैंने कहा मैं चार्ज लेने के बाद आपसे मिलूंगा, तब बताऊंगा। जी। उसका मैंने जिक्र किया है। शाम को मैं उनसे जाके मिला और मैंने रिक्रूटमेंट में सुधार, पुलिस को जो थाने को एक नया पैसा नहीं रहता है उसको खर्च के लिए पैसे देना, और कई बहुत सारे मसले थे। मैंने जी। उनको बताया कि ये सुधार तुरंत होने चाहिए। उन्होंने कहा प्रस्ताव भेजिए। मैंने कहा मैं प्रस्ताव भेज चुका हूं, उसकी कॉपी आपके लिए लाया हूं। मुख्यमंत्री जी ने उसके 3 दिन बाद ही कैबिनेट में उन प्रस्ताव को रखा। उसका मैंने जिक्र किया है। उसमें से 7 प्रस्ताव मंजूर हुए। ये मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था। जी। हालांकि बाद में जब ये गति पकड़ ली, पुलिस में बढ़िया सुधार आ गया, छवि बहुत अच्छी हो गई। जी। तो जहां छवि बढ़िया होती है ना, तो नेताजी लोगों को मस्ती आ जाती है। उसके बाद वो सोचते हैं आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बहुत बार कुछ और प्रस्ताव भेजे थे। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल, आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको विश्व स्तर की पुलिस दे दूंगा। आप कुछ चीजों को सुधार की मेरी प्रस्ताव को मानिए। और आप जी। जानते हैं कि मेरा कोई एजेंडा नहीं। बात आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने हाँ तो कहा। तो अब रही इसकी कोसी की बात, कोसी ट्रेजिडी जो हुई। जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारे सिस्टम ने काम किया होता, यानी इंजीनियरिंग विभाग ने समय पर अपना काम किया होता, तो यह ना होता। उसका मैंने पुस्तक में जिक्र भी किया है। वहां रिपेयर हो रही थी, रिपेयर होनी थी। एक दिन मजदूर बुलाए गए। एक पर्टिकुलर साइट का जनरेटर खराब हो गया। तो वहां के हुक्मरानों ने कहा मजदूरों को कि आप लोग घर लौट जाइए। उन्होंने कहा कि हमारा एक दिन का आप मजदूरी दीजिए। बस इतनी ही झंझट थी। दोनों के बीच में झंझट हुआ। इन्होंने कहा हम मजदूरी नहीं देंगे। तूने में हुआ। कहा जब काम नहीं हो रहा है तो हम मजदूरी क्यों देंगे? उन्होंने कहा जी। भाई दूसरे साइट पे काम हो रहा है, अगर जनरेटर काम नहीं कर रहा है तो गलती आपकी है, हमारी गलती तो नहीं, हम तो काम के लिए आए हैं। जब मजदूरी नहीं दी तो उन दिनों नेपाल में माओवादी आंदोलन उग्रता में था। ये लोग स्थानीय माओवादी नेताओं के पास गए और उन्होंने इंजीनियर लोगों से कहा कि भाई ये तो गलत काम है। और किसी ने कहा कि अच्छा सभी मजदूर आके काम करेंगे। बात आई कि 70,000 रुपए दे दिए जाए। उसका मैंने जिक्र भी किया है। कोई प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मुझे वहां से जानकारी मिली। अब हुआ कौन दे, कैसे दे, क्या हो, बहरहाल इसी में टाल मटोल होता रहा। और फाइनली ये पहले से पता लग गया था कि अब ये टूटने वाला है कुशाह। इस पर हमने पहले से वहां फोर्स भेज दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े फॉरसाइट से काम लिया। ऑल इंडिया रेडियो पर, टेलीविजन पर अनाउंस किया कि भाई आप लोग दूसरी जगहों में चले जाइए, यहाँ पानी आने वाला है।
जान है तो जहान है जी। तो जो समय चलते ये सावधानियां बरती गई। हमने भी 500 लाइफ सेविंग जैकेट बनवाए अपने बीएमपी में, रात भर में बना दिए हमारे जवानों ने। तो इस कार्रवाई को करने से और रिलीफ कैंप शुरू करने से लोगों को राहत मिली। मेन समस्या ऐसे मामले में होती है कि अपराध ना हो। तो रिवर पेट्रोलिंग, ड्रैगन लाइट के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में हम लोगों ने इंश्योर किया, रात भर पेट्रोलिंग होती थी। और हुआ कि कहीं कोई वारदात होती है तो किसी भी जगह आप एफआईआर कर सकते हैं, कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, बिहार में एनीवेयर। जी। अब ये हमारा काम होगा कि हम उसको आगे कार्रवाई कराएं। आपको उस कंसर्न थाना जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने उनकी तकलीफ को कम करने की कोशिश की। शुरू के 3 दिन तो हमारे पुलिस वालों ने ही भोजन की व्यवस्था पब्लिक से मिलकर कराई। वहां के कुछ जो बड़े लोग थे जिनके पास घर में अनाज था, धनी मानी लोग थे, उन्होंने महसी मंदिर जो माता का मंदिर है वहां पे भंडारा चलाए और 3 दिन तक लोगों की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इस त्रासदी में जान का नुकसान तो बहुत कम हुआ, माल का नुकसान भी लगभग शून्य हुआ, लूटपाट नहीं हुई। जी। एकाध घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। जी बिल्कुल। जिसमें हमने एक पर्टिकुलर मामले में बड़ी कड़ाई से काम लिया था। तो मेन चीज ये है कि लोगों में भरोसा कायम कर सके। लोगों में भरोसा हो गया कि हम सुरक्षित हैं। अपराध कर्मियों में पूरा भरोसा हो गया कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर हमने कुछ किया हम बच नहीं सकते। जी। और इन्हीं सारी चीजों की पूरी यात्रा जो है इस किताब में है और आपने पूरे आपने जानकारी दी है, विस्तृत ब्यौरा दिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम तमाम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि प्रभात प्रकाशन से ये किताब छपी है, आप इसे जरूर पढ़िए। और अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नए शख्स से मुलाकात करेंगे एक नई किताब पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।